चलिए अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक सिंगल डायग्राम में हम बताने जा रहे हैं। डायग्राम सिंगल होगा मगर क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। देखो फीमेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट, पूरा पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में ही रखा हुआ है, एवरीथिंग। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर कुछ भी नहीं। लेकिन मेल में तो फिर भी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, स्क्रोटम में बहुत कुछ है। यहाँ पूरा पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में। तो हम क्या कर रहे हैं, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड है उसका डायग्राम बना रहे हैं। देखो पहले तो ओवरी है ना, वन पेयर ओवरी। लो एक ओवरी इधर, लो एक ओवरी यहाँ बना दिया मैंने, ओवल शेप्ड होता है ओवरी। एक ओवरी यहाँ बना दिया, ठीक है, और एक ओवरी मैंने यहाँ बना दिया, राइट और लेफ्ट। तो दिक्कत, ये लो ओवरी बना दिया। अब ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर तो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, अभी बात आप बाहर से देख लो, ओवल शेप दिखती है बस, और क्या। इंटरनल स्ट्रक्चर का आपको हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ये तो ओवरी हो गया। अब समझ रहे हैं मेरा बात ध्यान से। होता क्या है कि दोनों ओवरी के बीच में जो स्पेस है सब सीलोम में ही चल रहा है, इस बाहर क्या पूरा का पूरा सीलोम है, फ्लूइड है, फ्लूइड। दोनों ओवरी के बीच का जो स्पेस आपको दिख रहा है, राइट और लेफ्ट ओवरी के बीच है, यहाँ पर एक ऑर्गन रखा होता है जिसका नाम है यूटेरस। और यूटेरस कैसा होता है पता है, उल्टा नाशपाती, यानी कि रिवर्स, मतलब कि उल्टा, अपोजिट नाशपाती को उल्टा दो पर तो उसको नाशपाती को उल्टाने के बाद जो शेप आता है उस टाइप का एंसाइटी कहती है ऐसा। ठीक है, इन्वर्टेड पेयर्ड शेप। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ये तो। अब उसका डायग्राम कैसे बनाए, तो देखो क्या करो ना, सबसे ऊपर में क्या करो, धनुष जैसा कोई शेप बनाओ, डोम शेप ऐसा। धनुष ऐसा ही होता है ना भाई, डोम शेप कोई पार्ट ऐसे बनाओ। ठीक है, ठीक है सर जी, बना लिए। अब क्या करो, उसको नीचे नीचे धीरे धीरे क्या करो, ऐसे डायलेट करके नीचे ले जाओ। ठीक है, और नीचे ले जाने के बाद ये ऊपर का 2/3 पार्ट बन गया। नीचे ले जाने के बाद अब उसको क्या करो, थोड़ा सा नैरो करो। क्या करो, नैरो करो। और नैरो करके एक केनाल जैसा बनाओ आगे, लेकिन केनाल में बीच में थोड़ा सा ऐसे स्वेलिंग दिखा देना। केनाल जैसा दिखो, बीच में थोड़ा सा स्वेलिंग, और फिर नीचे केनाल कंटिन्यू। बस 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 बस, बस। यही पूरा तुम्हारा यूटेरस है, यही यूटेरस है। अब क्या है, इसमें अलग अलग पार्ट है। देखो ये जो ऊपर का आपको पार्ट दिख रहा है, कौन सा पार्ट बता दे रहा हूं मैं लेवलिंग करके। ये जो ऊपर का आपको 2/3 पार्ट दिख रहा है, ये वाला, इसको तो क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। ये मेजर पार्ट यही है, और इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, ये 1/3 पार्ट। और ये जो आपको डोम शेप दिख रहा है, ये पूरा पार्ट है फंडस। यानी कि यूट्रस के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन, ये तो हो गया फंडस, ये तो हो गया फंडस, और ये तो क्या हो गया, बॉडी। ये क्या हो गया, बॉडी, जो 2/3 पार्ट है ऊपर का हिस्सा। और ये हो गया सर्विक्स, जो ट्यूब लाइक है, केनाल लाइक है, सर्विक्स। ये नीचे का 1/3 पार्ट है। ठीक है, अब समझो, फंडस हो या बॉडी हो, मैं उसके इंटरनल वॉल में अगर आपको बताऊं तो वॉल में 3 लेयर होता है। एक तो काली वाली आपको दिख ही रही होगी, तो काली वाली जो पूरी की पूरी लेयर है, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको हम, पेरीमेट्रियम। किस चीज का बना होता है, यह बना होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अरे यूट्रस को वहां पे सपोर्ट दे रहा है ताकि अदर ऑर्गन इसको आके दवा पचा ना दे। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाला, उसके अंदर स्मूथ मसल की लेयर होती है। किसकी, रुक जाओ, उसको नहीं, इसको इस कलर से दिखाते हैं, इस कलर से दिखा, इस कलर से। उसके अंदर स्मूथ मसल की लेयर होती है, देखो दिख रहा है, पूरी की पूरी। उसके अंदर स्मूथ मसल की लेयर होती है, सर्विक्स के मिड पोर्शन तक ले लो। ठीक है, इस लेयर को बोलते हैं हम लोग मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। क्या होता है इसमें, स्मूथ मसल। क्या होता है, स्मूथ मसल। और इस मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर भी लगे होते हैं। किसके रिसेप्टर लगे होते हैं, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर भी लगे होते हैं। कहां तक, नीचे पूरा सर्विक्स तक ले लो, यहां तक मसल। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर एक और लेयर होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। इसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लेयर होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक नहीं
मल्टीलेड होती है, ठीक है, मल्टीलेड होती है। इसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है इसका? एंडोमेट्रियम। किस चीज की बनी है ये? स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीलेयर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब जैसे सेल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। चलो ठीक है, अब समझना मेरा बात ध्यान से। क्वेश्चन जो बनता है, पेरीमेट्रियम का क्या काम है? ये तो प्रोटेक्शन दे रहा है यूट्रस को बाहर से। मायोमेट्रियम का क्या काम है? इसके ऊपर ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर लगा है। एट द टाइम ऑफ बर्थ, सुनना ध्यान से, एट द एट द टाइम ऑफ बर्थ मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे जो बच्चा पल रहा है उसको पुश करके बाहर पार्कुलेशन करा दिया जाएगा। यही काम है मायोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम का काम क्लियर हो गया। आजा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का दो काम है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हर महीने एंडोमेट्रियम ही टूटती है और ब्लीडिंग होता है। और अगर इम्प्लांटेशन होना हो, फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन हो, तो एंडोमेट्रियम में ही इम्प्लांटेशन होता है। एंडोमेट्रियम की फर्दर दो लेयर होती है, मैं आगे बता दूंगा। लेकिन आप बोलोगे सर एंडोमेट्रियम में कहाँ कहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा? फंडस में, बॉडी में, सर्विक्स में, कहाँ? तो इम्प्लांटेशन का मोस्ट फेवरेबल साइट है फंडस, यहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन, फंडस। तो एंडोमेट्रियम से रिलेटेड दो सवाल, ये इम्प्लांटेशन का जगह है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम का ही ब्रेकिंग होता है तो ब्लीडिंग होता है। मायोमेट्रियम का एक ही मेन काम, ड्यूरिंग पार्क्यूलेशन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब ऑक्सीटोसिन आके वहां पे बाइंड करेगा। ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर लगे होते हैं मायोमेट्रियम में। पेरीमेट्रियम का बस काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। ठीक है, चलो फंडस वाला पार्ट क्लियर है। बॉडी वाला पार्ट तो क्या है? बॉडी वाले पार्ट में भी वही टिश्यू है जो फंडस में है, बस बॉडी वाले पार्ट में जो कैविटी है उसको क्या बोलोगे आप? यूटेराइन कैविटी। क्या बोलोगे? यूटेराइन कैविटी। अब उसके नीचे आता सर्विक्स, ये पूरा का पूरा सर्विक्स है। अब बताओ सर्विक्स में आपको क्या दिख रहा है? सर्वाइकल केनाल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, ये क्या है? सर्वाइकल केनाल। लेकिन पता है जो इसकी टिश्यू है ना, किसकी? ये सर्वाइकल सर्विक्स रीजन की, वो ना अपने आप को यहाँ पे बड़ा फोल्ड कर लेती है, लाइक दिस, ऐसे 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 फोल्ड कर लेती है, मतलब हाईली फोल्डेड, ऐसे हाईली फोल्डेड, इस टाइप। बहुत कम स्पेस बचता है। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक ओपनिंग बचा बचा और यहाँ पे एक ओपनिंग बचा। अरे बच्चा कि नहीं बचा? समझा ध्यान से। पहली बात तो इस जिगजैग स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एरबर विटाय। क्या बोलते हैं इसको? एरबर विटाय। एरबर विटाय यूटेराय, क्योंकि यूटरस की एरबर विटाय का मतलब होता है जिगजैग स्ट्रक्चर। ठीक है, एरबर विटाय। अब एरबर विटाय के ऊपर जो सर्वाइकल कैनाल है, यही ना, इतने को ना है, ऊपर में एक ओपनिंग है और नीचे में एक ओपनिंग है, तो ऊपर वाला अंदर की तरफ है, तो इसको क्या बोलोगे? इंटरनल ओस। ओस का मतलब ओपनिंग। और इसको क्या बोलोगे? एक्सटर्नल ओस। ओस का मतलब क्या? ओपनिंग। और ये पूरा क्या है? ये पूरा है सर्विक्स, और उसके अंदर ये सर्वाइकल कैनाल, यूट्रस यही है बस। अब यूट्रस नीचे तो किसमें खुल जाता है? नीचे कंटिन्यू रहता है किसमें? वेजाइना। कैसे होता है सब पार्ट आपको आगे बता देंगे, बस यूं मानो कि ये वेजाइना है, यूं मानो ये वेजाइना है। ठीक है, वेजाइना के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यूं मान लो कि ये वेजाइना है, और वेजाइना जहां होता है उस पूरे रीजन को बोलते हैं वेजाइनल वेस्टिब्यूल। ये देखो उसमें एक जोड़ी ग्लैंड भी है, देख रहे हो? उसमें एक जोड़ी ग्लैंड भी है जो इस वेजाइनल रीजन में आके खुल रही है। ठीक है, ये क्या है? ये पूरा रीजन है वेजाइनल वेस्टिब्यूल, वेजाइनल वेस्टिब्यूल। ठीक है, और ये वेजाइना है। ठीक है, सब बताएंगे बिल्कुल। तो अब आप बताओ कि इंटरनल ऑस, सर्विक्स की जो इंटरनल ऑस है वो किसको किससे कनेक्ट कर रही है? वो सर्वाइकल कैनाल को यूटेराइन कैविटी से कनेक्ट कर रही है, और जो एक्सटर्नल ऑस है वो सर्वाइकल कैनाल को वेजाइनल कैविटी से कनेक्ट कर रही है, वेजाइना से कनेक्ट कर रही है। जहां पर फंडस पार्ट खत्म होता है और बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है, मतलब कि मैं इस जगह की बात कर रहा हूं, जहां पर फंडस पार्ट खत्म होता है और बॉडी पार्ट स्टार्ट होता है, वहां पर अंदर की तरफ एक ट्यूब घुसती है और ट्यूब अपना जगह बना लेती है। यहाँ पे देखो मैं मिटा रहा हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे एक ट्यूब घुसती है और ट्यूब अपना जगह बना लेती है। दोनों साइड से, दोनों साइड से, दोनों साइड से एक ट्यूब घुसती है, छोटी सी ट्यूब, एक छोटी सी ट्यूब इसके अंदर घुसी होती है, छोटी सी अंदर घुसी होती है, बाहर तो बहुत लंबी होती है, बाहर तो 10 सेंटीमीटर की होती है। ये देखो, दिख रहा है ट्यूब?
देखो दिखा, देखो दिखा, ये ट्यूब, और ये ट्यूब बाहर बाहर कंटिन्यू होता है। जैसे देखो ये बाहर इतना इतना वाला पार्ट तो सेम डायमीटर में, इतना वाला पार्ट तो सेम डायमीटर में, और फिर बाहर जाके ऐसे फूल जाती है ऐसे, ये थोड़ी सी फूल गई, इधर भी फूल गई, दोनों साइड से सेम चल रहा है, फूल गई, और फूलने के बाद फिर से नैरो होगी, और नैरो होके अब कर्व हो गई, नैरो होके क्या हो गई, अब थोड़ी सी कर्व हो गई, देखो कर्व हो गई, और कर्व होके वो ओवरी की तरफ चली गई। कहाँ चली गई वो, जहाँ पे ओवरी रखल था, कर्व होके वो ओवरी के पास चली गई, और ओवरी के पास जाने के बाद वो जो ट्यूब है वो अपने एंड वाले किनारे को ऐसे ऐसे कर ली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे। पहले तो इसको और किनारे लाओ, एक मिनट रुक जाओ, और किनारे लाओ ओवरी के पास, एकदम ओवरी के करीब ले आओ। अब जाके क्या करो, इससे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालो, लाइक दिस, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर उंगली जैसा है ना, और इस ओवरी को चारों ओर से घेर ली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस ओवरी को चारों ओर से घेर ली, इस ओवरी को चारों ओर से घेर ली, ठीक है ऐसे, मतलब कि ऐसे ऐसे मत यूं समझो ना यार, ये ओवरी है ठीक है, यूं समझो कि ये, देखो रुक जाओ, यूं समझो ये ओवरी है, इसको ऐसे चारों ओर से घेर ली, ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हो, ऐसे ऐसे ऊपर से चारों ओर से ऐसे घेर ली, ठीक है। अब आओ सबका नाम लिख देते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज इस्थमस, इसको क्या बोलते हैं, इस्थमस। और इस्थमस का बहुत कम पार्ट यूट्रस के दीवारों में धसा हुआ है, 1 सेंटीमीटर के आसपास, उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियम। हटाओ कोई नहीं पूछेगा, ये वाला पार्ट इस्थमस कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर, ये तो 1 सेंटीमीटर का होता है ये वाला, ये कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वाला पार्ट एम्प्यूला, एम्प्यूला कम से कम 4 सेंटीमीटर के आसपास, और ये वाला पार्ट कहलाता है इनफंडिबुलम, जो कर्व्ड पार्ट है, इनफंडिबुलम। और ये वाला पार्ट लगभग लगभग 5 सेंटीमीटर। तो पूरे मिला के ये तीनों पार्ट किसको, इस्थमस, एम्प्यूला और इनफंडिबुलम, इन तीनों को मिला के ही बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। और फेलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास, जैसा स्ट्रक्चर ऐसा इधर, वैसा ही उधर। अब बोलोगे सर इनफंडिबुलम का जो किनारा, एज किनारा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ओवेरियन फिम्बड़ी। क्या बोलेंगे उसको, ओवेरियन फिम्बड़ी, ठीक है। ओवेरियन फिम्बड़ी ओवरी को चारों ओर से घेर के रखा हुआ है। काम अभी किसी का नहीं बता रहे हैं, रुक जाओ, काम सब आ जाएगा। अब इस पूरे फेलोपियन ट्यूब में अंदर से सीलिया लगे होते हैं, हालांकि हम इस पूरे फेलोपियन ट्यूब का इंटरनल स्ट्रक्चर भी आगे पढ़ेंगे। अंदर से सीलिया लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, अंदर से सीलिया लगे होते हैं, अंदर से सीलिया लगे होते हैं, ठीक है। अब समझो, अब देखो डायग्राम बन गया, एंजाइटी वाला डायग्राम बना, पढ़ाते पढ़ाते बन गया। ये तो ओवरी है, ओवरी को चारों ओर से कौन घेरा हुआ है, ओवेरियन फिम्बड़ी। और ये क्या, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम आगे गया एम्पुला, एम्पुला स्थमस, ठीक है। और स्थमस खुल गया किसमें, यूटेराइन कैविटी। ये यूट्रस का ऊपर वाला पार्ट, सबसे ऊपर जो डोम शेप है धनुष जैसा, उसको बोलेंगे फंडस। उसके नीचे जो यूट्रस का अपर 2/3 पार्ट है बॉडी, यूट्रस का नीचे वाला 1/3 पार्ट सर्विक्स, सर्विक्स में अंदर वाला ओपनिंग यूटेराइन कैविटी में खुलेगा, और बाहर वाला ओपनिंग वेजाइनल कैविटी में खुलेगा, और बीच में सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइकल कैनाल में एडवर विटा यूटेरा है, ये एकदम जिग जैग लाइक स्ट्रक्चर। बोलो इतना पार्ट, अच्छा नीचे ये वेजाना खुल जाता है, वेजाइनल वेस्टिब्यूल, ठीक है। बोलो इतना पार्ट क्लियर है, रिभा जल्दी बोलो। यस सर। अतीक, यस अब मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था कि ये सब कुछ कहाँ है, एब्डोमिनल कैविटी में। तो चारों ओर क्या होगा, अरे भाई चारों ओर फ्लूइड ही फ्लूइड होगा, और क्या होगा, तो ये लोग चारों ओर फ्लूइड ही फ्लूइड है। अरे भाई सिलोम होगा चारों ओर, ये फ्लूइड ही फ्लूइड है चारों ओर। भाई एब्डोमिनल कैविटी में सब कुछ चल रहा है ना, तो चारों ओर क्या है, सिलोम ही सिलोम है। तो मुझे बताओ ये सब क्या हो गया, ये सब सिलोम हो गया, ये क्या हो गया, इसका नाम लिख दो मैं, सिलोम। अब मुझे एक बात बताओ, आज अगर आप ओवरी को देख पा रहे हो तो मुझे बताओ, इसके पीछे इमेजिन करो, ओवरी के पीछे कौन सा लिगामेंट होगा, ब्रॉड लिगामेंट होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, बोलो। लेकिन उस ब्रॉड लिगामेंट का एंटीरियर सरफेस तो आप रिमूव कर चुके हो स्टडी करने के दौरान,
तो पोस्टीरियर सरफेस का आपको ब्रॉड लिगामेंट का पोर्शन दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बोलो। ये पूरा का पूरा दिखेगा नहीं दिखेगा, बोलो। ये क्या हो गया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। लिख दूं, लिख दूं, चलो। ये तो क्या हो गया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। अच्छा, कई बार इस ब्रॉड लिगामेंट को ही पेरिटोनियल लिगामेंट भी कहते हैं, पेरिटोनियल लिगामेंट। क्लियर, चलिए ठीक है, आप समझ रहे ध्यान से। आप बोलोगे सर क्या केवल ओवरी को जोड़ने के लिए ब्रॉड लिगामेंट ही है? हाँ, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट तो ओवरी को बॉडी के डोर्सल बॉडी वॉल से जोड़ा, लेकिन एक और लिगामेंट होता है, वो लिगामेंट चादर जैसा नहीं होता, शीश लाइक नहीं होता, वो कॉर्ड जैसा होता है। वो इस ओवरी को यूट्रस से जोड़ता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कैसे, ऐसे। और इसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट। इसका नाम क्या है, कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, इसका नाम है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों के बारे में कुछ कुछ लाइन लिख देता हूँ। ओवेरियन लिगामेंट के बारे में क्या बोलोगे, कनेक्ट्स ओवरी विथ यूटेरस, चलेगा? अच्छा, इसमें क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, बोलो अतिक। Connects ovary with dorsal abdominal wall. कनेक्ट्स ओवरी विथ डॉर्सल एब्डोमिनल वॉल, पीछे से। अब देखो ओवरी कितना बढ़िया मस्त एक जगह हो गया, क्या दिक्कत है? और उसके चारों ओर बाढ़ लगा हुआ है, बाढ़ मतलब क्या, सिलोम ही सिलोम है, थ्री में समझने की कोशिश करो। इसके चारों ओर बाढ़ लगा हुआ है, ये है स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब पता है यहीं पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगा, याद है मुलेरियन डक्ट फीमेल में ग्रो करके सब कुछ बना दी, लेकिन वॉल्फियन डक्ट सप्रेस होके धागे लाइक स्ट्रक्चर में फंस गए, याद है? धागे को बोलते थे एपीफ्रोम और पैराफ्रोन, याद है? वो धागा आपको यहीं पे मिलेगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ऐसे ऐसे रखा मिलेगा। ये देखो, ये एक हो गया, मान लो ये मान लो एपीफ्रोम हो गया, और ये मान लो पैराफ्रोम हो गया, कोई पूछेगा नहीं, हटाओ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप चाहो तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पहले जल्दी से, जल्दी से। तो एनाटॉमी तो खत्म हो गई, एनाटॉमी समाप्त। अब आते हैं इसकी थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है, ओवरी के अंदर हार्मोनल सिग्नल्स के थ्रू चेंज। अच्छा, हार्मोन कैसे पहुंचेंगे, ब्लड के थ्रू। ब्लड कैसे गया है आपको पता है, मिजोरबियम अंदर ब्लड लेके गया हुआ है। तो ओवरी के अंदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे। और इससे निकलता है सेकेंडरी oocyte, जिसको बोलो आप एग। क्या निकला, एग। तो इस ओवरी से बोलोगे कहां से एग निकलता है, तो ओवरी कहीं से भी फट सकती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी। और फटने के बाद क्या निकलेगा, एग। जैसे ही एग निकलेगा तो एग तो किस में आ जाएगा, सिलोम में, क्योंकि बाहर क्या है, सिलोम। तो एग आ गया सिलोम में। 3D में समझने की कोशिश करनी, बाहर चारों ओर सिलोम है, ये देखो ओवरी है, इसका चारों ओर सिलोम है, और उसके बाहर से एक क्या है, चिमड़ी है। तो ओवरी जैसे फटा तो उससे क्या निकला, एग। तो एग कहाँ है, सिलोम में, इसलिए ह्यूमन के एग को बोलते हैं सिलोमिक एग। तो एग आया सिलोम, जैसे ही सिलोम में आया तो वो हार्मोनल सिग्नल्स के थ्रू ओवेरियन फिम्बरी तब तक एक्टिव हो जाते हैं, और वो ओवेरियन फिम्बरी ऐसे 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 मूवमेंट करने लगते हैं। और जो एग सेकेंडरी oocyte, एग सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ओवरी से निकलता है ओव्यूलेशन के समय, उस एग को ऐसे पकड़ लेती है, और पकड़ी। अब समझना, ये क्या ओवेरियन फिम्बरी, और ये क्या है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, ये इनफंडिबुलम। यहाँ यहीं से इनफंडिबुलम स्टार्ट हो गया, देखो ये ओवेरियन फिम्बरी, यहीं से इनफंडिबुलम स्टार्ट। यहाँ पे अंदर में एक छेद होता है, यहाँ पे, इसको ऐसे समझो, अंदर से यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ पे भी। इसको बोलते हैं ओवेरियन ओस्टिया। क्या बोलते हैं इसको, ओस्टिया, मतलब छेद। जैसे फिम्बरी ने कैच किया उस अंडे को, अंदर ही अंदर ठेल दिया उस ओस्टिया। अब बताओ वो एग कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। वो एग पहुंच गया आपका यहाँ, कहाँ, इनफंडिबुलम। अब उसके बाद सीलिया लगे हुए हैं, सीलिया, सीलिया में भी हार्मोनल सिग्नल्स के थ्रू मूवमेंट होने लगता है। और अब इस एग को फाइनली मूव करके पहुंचा दिया जाता है कहाँ, एम्पुला के किनारे। अब समझ, ये एग जो अभी यहाँ आया है, ये एग अब एम्पुला के आगे नहीं जा सकता इस तरह से। बोलो क्यों, क्योंकि आगे की पार्ट
थोड़ा नैरो है, एम्पुला तक तो पहुंच गया, आगे नहीं जा सकता। तो अब आपके मन में डाउट है, सर अगर आगे नहीं जा सकता तो एग, उसके बाद मान लो कि वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा जायगोट, तो सर जायगोट उसके बाद एम्ब्रियो, तो सर वो तो एग से बड़ा ही होगा ना, तो फिर वो आगे कैसे जाता है? जब आगे जाना होता है ना तो कुछ हार्मोन आते हैं और स्थमस को डायलेट करते हैं, लेकिन वो हार्मोन तब आएंगे जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। कुछ केमिकल्स आते हैं जो स्थमस को डायलेट करते हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो स्थमस तो डायलेट नहीं होने वाला है ना, स्थमस तो डायलेट नहीं होगा जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वो एग उसी एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर स्पर्म का 2 दिन तक इंतजार करेगा, और अगर 2 दिन में वहां पे स्पर्म आ गया तो होगा बल्ले बल्ले मतलब फर्टिलाइजेशन, और अगर 2 दिन में स्पर्म उस एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पर नहीं आया और आके एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाया तो वो एग स्पर्म की याद में तरफ तरफ के अपनी जान देगी, वहीं पे मर जाएगी 2 दिन के बाद। चलो उसकी बात हम अब आगे आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ओवरी से क्या निकला? एग। एग को किसने कैच किया? ओवेरियन फिम्बरी में। एग तो कहाँ निकला? सिलोम में। कैच किसने कर लिया? ओवेरियन फिम्बरी में। कहाँ फेंका? ओस्टिया को होते हुए इनफंडिबुलम में फेंका, फाइनली फिर सिलियरी मूवमेंट के थ्रू पहुंच गया कहाँ? वो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे। तो एम्पुलरी स्थमस जंक्शन ही फेवरेबल साइट है किसका? फर्टिलाइजेशन का, फेवरेबल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। पहले एनसीईआरटी में लिखा रहता था एम्पुला, तो हम लोग बोलते थे कि मोर करेक्ट आंसर होगा एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। अब नए एनसीईआरटी में क्या हो गया है? करेक्शन होके इस पूरी रीजन को लिख दिया एनसीईआरटी ने एम्पुलरी रीजन, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन आज भी मोर करेक्ट आंसर वही होगा एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। अरे भाई वो यहाँ पे आके अटका है ना जहाँ एम्पुलर और स्थमस का जंक्शन है। बोलो बात क्लियर? 1 महीने में अगर इस बार इधर इस ओवरी से एग आया तो अगले महीने इससे आएगा, फिर अगले महीने इससे आएगा। ऐसा क्यों होता है आगे आपको समझा देंगे, हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। अगर इस महीने इससे हुआ है तो अगले महीने इससे होगा, फिर अगले महीने इससे, ठीक है। तो चलो ये तो किसका काम हो गया? ओवरी का। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पता है जिस दौरान ओव्यूलेशन हुआ ना उस दौरान इस यूटरस की जो एंडोमेट्रियम की दीवार थी वो मोटी हो रही थी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में, मेनली एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब कुछ दिनों के बाद ये दीवारें टूटने लगेगी, और ये दीवारें टूटने के बाद ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग इस वेजाना के थ्रू बाहर निकल जाएगा। चलो तो एंडोमेट्रियम पे टूट जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जायगोट बनेगा, यहाँ जायगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में एक स्टेज होता है ब्लास्टोसिस्ट, वो ब्लास्टोसिस्ट इधर आएगा और इस फंडस में कर जाएगा इम्प्लांट। तो देखो एंडोमेट्रियम ही अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो इम्प्लांटेशन का साइट होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी, तो ब्लीडिंग होगा, मेंसेस में चेंजेस आएंगे उसमें, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से एंडोमेट्रियम का ब्रेकिंग होगा तो ब्लीडिंग होगा। चलो ठीक है, तो सर फंडस का तो काम समझ में आ गया। सर यूटेराइन कैविटी का क्या काम है? अरे कोई काम नहीं है, उसमें कुछ फ्लूइड वगैरह बचे हुए हैं, और क्या। अब समझना, स्पर्म आएगा तो किधर से आएगा? स्पर्म आएगा तो वेजाना के थ्रू आएगा ना, स्पर्म तो वेजाना में डाला जाएगा। मान लो वेजाना में डाला गया स्पर्म, पता है स्पर्म नहीं डाला जाएगा, यहाँ सीमेंट डाला जाएगा। और पता है वेजाना का पीएच होता है 3 से 4। अब लोगों सर वेजाना का पीएच 3 से 4 होता ही क्यों है? समझना, होता क्या है ना कि ये जो आपको एर्बर बीटा इंटर दिख रहा है ना, इसमें कुछ सेल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सेल। और उस सेल में लगे होते हैं ग्लैंड्स, तो वो कुछ चिपचिपा पदार्थ यहाँ पे सिक्रीट करता है, ठीक है। और वो उस पदार्थ में बहुत कुछ होता है, हालांकि बहुत कुछ होता है, ठीक है। उस पदार्थ में मेनली एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। क्या नाम है? ग्लाइकोजन। और वो ग्लाइकोजन आ जाता है वेजाना, और ग्लाइकोजन टूट जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का वहां पे होता है एनएरोबिक ब्रेकडाउन। वहां पे एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया उस ग्लाइकोजन का करता है एनएरोबिक ब्रेकडाउन, और एनएरोबिक ब्रेकडाउन में बनता है लैक्टिक एसिड, और उसी लैक्टिक एसिड की वजह से वेजाना का पीएच 3 से 4 होता है। हम बोलोगे सर 3 से 4 बहुत तो हाईली एसिडिक हो गया सर, नुकसान वाली बात है। अरे नुकसान वाली बात नहीं है, फायदा है। बोलो क्यों? वेजाना बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है फीमेल का, वहां पे इंफेक्शन ना हो,
अदर कोई माइक्रोब्स, अदर कोई भंजाए बैक्टीरिया आके ग्रो ना कर जाए, इसलिए उसकी मीडियम, उसकी पूरी सराउंडिंग को एसिडिक बना के रखा गया है। तो आप समझ में आया, वैजाना का पीएच एसिडिक यूरिन की वजह से नहीं, लैक्टिक एसिड की वजह से। लैक्टिक एसिड कहां से आया? एनाएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, मतलब ग्लूकोज। कौन करवाया? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया ने उसका एनाएरोबिक। तो आप लोग सर वो बैक्टीरिया खुद नहीं मर जा रहा है एसिडिक मीडियम में? अरे नहीं मरेगा, वो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया है, नाम है एसिडोफिलस। तो बोलोगे सर वो बैक्टीरिया वहां पे डिजीज काउज नहीं करा देगा फीमेल को? नहीं कराएगा, तभी तो वहां पे है। इसीलिए इस बैक्टीरिया को, कौन, इस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया को बोलते हैं फीमेल की वेजाइना फ्रेंडली बैक्टीरिया। अरे वेजाना का दोस्त बन गया ना, वेजाना में है, वेजाना को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उल्टे वेजाना को अदर माइक्रोब में, अदर माइक्रोब के द्वारा इन्फेक्शन होने से बचा रहा है। भाई बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखो वेजाना का मीडियम का है पीएच एसिडिक, जब स्पर्म आएगा तो स्पर्म तो मर जाना चाहिए, नहीं मरना है। तो स्पर्म अपने साथ एल्कलाइन सिक्रेशन लेके आता है। दूसरा, जब यहाँ पे डलेगा क्या, सीमन, तो जाहिर सी बात है फीमेल भी सेक्सुअली एक्साइट हुई है, तो फीमेल के ये दोनों ग्लैंड, ये देख रहे हैं, ये दोनों ग्लैंड एक्टिव हो जाएंगे और ये अपना सिक्रेशन यहाँ डाल देंगे जो कि हाईली एल्कलाइन होता है, और पूरा वेजाना एल्कलाइन हो जाएगा। तब जाके सीमन और ये इसका सिक्रेशन मिलकर इसको एल्कलाइन किया, तब जाके स्पर्म आगे आएगा, और स्पर्म आगे आएगा एर्बर बीटा यूटेराई। ये थोड़ा ऐसे डायलेटेड पार्ट नहीं होता है, ये एकदम कंडेंस्ड पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक केमिकल सीमेन के साथ आया, नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या नाम है? प्रोस्टाग्लैंडिन। याद आया? वो सर्विक्स को डायलेक्ट करेगा थोड़ा सा, एक तो वो करेगा, और उसके बाद स्पर्म आगे बढ़ेगा, लेकिन कुछ स्पर्म यहीं पे मर जाएगा, कुछ स्पर्म आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, ठीक है, रुक जाओ, और ये बात 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। स्पर्म आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और यहाँ तक आया, और यहाँ तक आया, और कर दिया फर्टिलाइजेशन। तो देखो यही पूरा पाथ है किसका, यही पाथ है पूरा का पूरा स्पर्म। वाइडाइनल रूट, देन सर्वाइकल कैनाल, देन यूटेराइन कैविटी, और तब जाके वो एम्पुलर स्पर्म जंक्शन फैला। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चा पला कहाँ? इस यूट्रस की दीवारों में, एंडोमेट्रियम में, चारों ओर से मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम में बच्चा पल गया, और उसके बाद उस बेबी को पुश करके इस यूट्राइन कैविटी को होते हुए बाहर निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, या तब तक माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन बन चुका है, प्लासेंटा, निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, और ये सर्वाइकल केनाल और वेजाइनल केनाल होते हुए बच्चा निकल जाएगा बाहर। इसलिए इस वेजाइनल केनाल, सॉरी सर्वाइकल केनाल और वेजाइनल केनाल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ केनाल। क्या बोलते हैं दोनों को मिला के? बर्थ केनाल। तो लो, मैंने एनाटॉमी के साथ साथ फिजियोलॉजी भी समझा दिया। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये पूरा एक सिंगल डायग्राम में कई सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अब देखो 1 मिनट रुक जाओ रीवा, ये नोट्स देख लो, ये नोट्स, इस नोट्स में एक आध करेक्शन है, मैं बता दूंगा क्या करेक्शन है। अरे क्या, कुछ नहीं, बस एक आध करेक्शन। क्या करेक्शन है मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। आप पहले क्या करना, नोट्स में यहाँ तक पढ़ लेना, बता रहे सब कुछ पढ़ा दिया मैंने। मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में रिवीजन भी करा दूंगा इसका, कहाँ तक पढ़ लेना बता रहे, यहाँ तक पढ़ा गया, बढ़ो यहाँ तक पढ़ लेना, 78 पेज नंबर है ना, यहाँ तक पढ़ लेना, यहाँ तक पढ़ लेना। फिर हम और भी इस नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी एनसीईआरटी में कुछ मत पढ़ना, बस नोट्स में यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। और वो वाला डायग्राम जो अभी बनाए थे, जो बोले थे कि बनाना है, तो वो एक छोटे से पेज में बना के यहाँ पे चिपका देना, यहाँ पे, यहाँ पे, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे फेविकॉल से चिपका देना, ठीक है। चलो रिभा, कोई डाउट है? नो सर। जाओ जाओ। अतीक, कोई डाउट है? No, sir. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एंडोक्राइन का मॉड्यूल डिस्कस होगा, 100% कंफर्म होगा। 4:30 बजे तक जो भेज देगा उसी का डिस्कस भी होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट।